नमस्कार। सीबी लाइव के इस पॉडकास्ट शो में हमारे मेहमान हैं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, झाबुआ के विधायक, कभी जूड़ा यानी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर विक्रांत भूरिया। इस समय देश भर में घूम रहे हैं और आदिवासी कांग्रेस के माध्यम से अपनी पार्टी को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वो सियासत में हैं और करीबन 12 साल से ज़्यादा का वक्त उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में हो गया और अब देश की राजनीति में है, तो कई सवाल हैं। और जब हमने जिक्र किया कि हम उनका पॉडकास्ट करेंगे तो पब्लिक की ओर से भी कई सवाल आए। कुछ सवाल हम उसमें से भी लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आप आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी एक तो आपको राहुल गांधी जी ने दी, खड़गे जी ने दी, और अब आप सक्रिय होकर पूरे देश में घूम रहे हैं, तो क्या अनुभव कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जब ये जवाबदारी मेरे को मिली तो मन में कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि कोई भी ये चीज़ मानता नहीं है कि आप जब आपको बहुत बड़ी जवाबदारी मिलती है तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक बहुत बड़ा डर रहता है कि अगर आप सफल नहीं हो पाए तो क्या। और क्योंकि आज तक आदिवासी कांग्रेस में किसी युवा को मौका नहीं मिला था। जो मेरे से पहले आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो 80 साल के थे, और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनता था वो 70-80 में सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, ऐसे लोग 2-2 3-3 बार के मिनिस्टर, सीनियर सिटीजन बनते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं। तो पहली बार ये पार्टी ने और राहुल जी ने, खड़गे जी ने निर्णय लिया कि अब हम एक बहुत बड़ा जनरेशनल शिफ्ट लाना चाहते हैं पार्टी में। तो ये पहली बार एक मौका मिला है कि किसी यूथ कांग्रेस के लड़के को और किसी यंग लड़के को, 40-41 साल के लड़के को पहली बार आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जवाबदारी इसलिए है क्योंकि इसमें आप किसी एक क्षेत्र से बंधे नहीं रहते हैं। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि आदिवासी समाज सबसे पुराना और सबसे बड़ा समाज है, और ये वो समाज है जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों का समावेश होता है। और ये चीज़ आदिवासी कांग्रेस में भी, आदिवासियों में भी होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि हम जब मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो आदिवासियों का, आप ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये हिंदू रहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो जितने भी आदिवासी और ट्राइबल्स होते हैं वो मैक्सिमम क्रिश्चियन रहते हैं। आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो मैक्सिमम ट्राइबल्स मुस्लिम रहते हैं। आप उत्तराखंड में आते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो वहाँ इवन ट्राइबल्स में आपके राजपूत भी आ जाते हैं, ब्राह्मण भी आ जाते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो पूरे देश की अगर हम डेमोग्राफी देखें तो आदिवासी अकेला ऐसा समाज है जिसमें सभी कास्ट के, सभी धर्म के लोगों को समावेश जगह मिलती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ सबसे पहले तो इस धरती पर आदिवासी आया है ना, 50,000 साल से पहले तो आदिवासी था। और फिर आदिवासियों के माध्यम से अलग अलग धर्म बने, अलग अलग जातियां बनी, और इनके माध्यम से अलग अलग लोग विभाजित हो गए। पर जिस तरह से आपने जवाबदारी की बात करी, हाँ, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। और ये भी जवाबदारी है कि अगर कहीं ना कहीं मैं मन में सोचता हूँ कि अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूँ, मेहनत नहीं करूँ और पूरे देश में नहीं घूमूं, तो कहीं ना कहीं मेरे आने वाली जो पीढ़ी रहेगी तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर किसी भी युवा को मौका देना पड़े तो शायद अगर मैं फेल हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मौका मिल सकता है आने वाली पॉलिटिक्स में यंग एज पर, वो शायद नहीं मिले। इसलिए एक डबल जवाबदारी भी रहती है और एक अंदर डर भी रहता है कि किसी ना किसी तरह से अपने आप को साबित करने का। 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो पूर्वोत्तर भारत में, जैसा हम देखते हैं कि आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, इस तरफ भी आपके विजिट्स हुए हैं, अंडमान भी गए आप, उड़ीसा भी गए। ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो आप विजिट कर चुके हैं अभी तक जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं? मैं मानता हूँ कि ऐसे करीब 12 स्टेट्स हैं जहाँ पर ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं। वैसे ट्राइबल्स तो हर राज्य में हैं, पर अगर हम ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश आता है, उसमें गुजरात आता है, उसमें छत्तीसगढ़ आता है,
महाराष्ट्र आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद जहाँ सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या है वो महाराष्ट्र है। उसमें फिर उड़ीसा आता है, तेलंगाना आता है, कर्नाटका आता है, फिर आप झारखंड एक बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ है ही, और उसके अलावा आपके आप नॉर्थ में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपके लद्दाख में बहुत सारे आदिवासी हैं। लद्दाख में मेरा जाना बाकी है क्योंकि अभी कर्फ्यू लग गया था, तो मेरा लद्दाख जाने का भी कार्यक्रम था, बट वहाँ फिर वो कर्फ्यू लग गया था तो उसके बाद फिर जाना नहीं हो पाया, बट अभी मैं जाऊँगा। फिर नॉर्थ ईस्ट में तो सारे स्टेट्स हैं, मेजॉरिटी आपकी ट्राइबल्स की है, तो वहाँ भी बाकी स्टेट्स हैं उसमें मेनली आपके त्रिपुरा में काफ़ी मेरी विजिट्स हुई हैं, क्योंकि अभी एक एंजल चकमा का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण चाइनीज़ बोलकर उनको मार डाला गया था। तो उनके घर भी मैं त्रिपुरा में चकमा, एंजल चकमा के घर भी गया था। तो मेरा प्रयास रहता है कि ऐसा कोई भी स्टेट ना रहे, और अंडमान निकोबार तो मैं समझता हूँ कि आखिरी कोना है। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करूँगा कि लोगों को लगता है कि हमारा सदर्न मोस्ट जो इंडिया का एरिया है वो कन्याकुमारी है, बट ऐसा नहीं है। अगर सदर्न मोस्ट हम बात करें तो वो अंडमान निकोबार है, और निकोबार में भी इंदिरा पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो कि श्रीलंका के लाइन में आता है, उसके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के भी साउथ में आता है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे देश में किस तरह का कल्चर है, तो निश्चित तौर पर एक बार पूरा देश घूमना चाहिए, और लकीली मुझे तो मौका मिल रहा है कि पूरा देश घूमने का, पूरा देश जानने का। तो आपने जो विजिट्स की हैं, करीब 12 स्टेट्स को विजिट किया है, ट्राइबल्स कम्युनिटी से आपने संवाद किया, मुलाकातें की, इश्यूज क्या लगते हैं आपको? कॉमन इश्यूज हैं या डिफरेंस के कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ अलग अलग आ जाते हैं? देखिए, एक इशू जो सब दूर कॉमन है ज़मीन का। लैंड, कहीं भी आप चले जाओ, लैंड एलिएशन और जो ज़मीन छीनी जा रही है आदिवासियों से, ये पूरे देश में कॉमन है। और मैं ये समझता हूँ वो इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी, अगर कमोडिटी की बात करें, सबसे बड़ा असेट की हम बात करें तो वो ज़मीन होती है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ ज़मीन हमारे इनकम का सोर्स नहीं है। ट्राइबल्स की हम बात करें तो ये हमारे कल्चर और हमारे आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आदिवासियों से आप ज़मीन छीन ले तो वो आदिवासी नहीं बचते हैं, वो सिर्फ एक मजदूर के अलावा कुछ नहीं बचते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आदिवासी को, जब ये नियम लाया गया था कि आदिवासियों की ज़मीन कोई नहीं ले सकता है, तो इसके पीछे की जो धारणा थी, अवधारणा थी, वो ये थी कि कम से कम आदिवासी बेघर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी की ज़मीन चली जाती है तो वो दर दर भटकता रहेगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो आपका लैंड का इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर ट्राइबल आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपने जो संस्कृति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, और जो हमारे पूर्वजों ने हमको एक बहुत ही इनरिच संस्कृति, और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई भी दूसरा, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, इतनी ज़्यादा रिच कल्चर किसी के पास नहीं जितना ट्राइबल्स के पास है, और जो सदियों से फॉलो होते जा रहा है। और हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, उनको क्या मालूम। मैं मानता हूं कि उनको ही सबसे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि जब ना डेमोक्रेसी थी ना कुछ था। अगर डेमोक्रेसी की हम बात करें तो सबसे पहले तो ट्राइबल्स में डेमोक्रेसी आई है। आदिवासियों में आप देखेंगे कोई भी चीज़ बिना सामूहिक ताकि या फिर आपस में सलाह मशवरा कर कर नहीं होती है। हमेशा सलाह मशवरा करा जाता है और एक सामूहिक निर्णय होता है। और ये डेमोक्रेसी की शुरुआत अगर देखा जाए तो आदिवासियों से मैं मानता हूँ। तो इसलिए लैंड का बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्राइबल आइडेंटिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है, कल्चर का बहुत बड़ा मुद्दा है, अच्छे एजुकेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, माल न्यूट्रिशन का, मतलब जो कुपोषण है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप देखेंगे आप देश में कहीं भी जाए, सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे आपको आदिवासियों के मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि जो एक वेस्टर्न कल्चर था, है ना,
जो विदेशी सोच थी वो आदिवासियों पर भी थोपी जा रही है। नहीं तो हमारे जैसे मैंने आपका एक वो पॉडकास्ट देखा था, आपने बताया था कि किस तरह से हमारी जो जंगल से जो हमारी आहार आता था, जो पहले हम पौष्टिक आहार आदिवासी लेते थे, कहीं ना कहीं उसको खत्म कर कर एक वेस्टर्न सोच थोपी गई और उसके कारण से जो पहले हमको न्यूट्रिशन मिलता था वो न्यूट्रिशन अब नहीं मिलता। और यही कारण है कि माल न्यूट्रिशन और जो कुपोषण है सबसे ज्यादा आज आदिवासियों में देखने को मिल रहा है। आपको आदिवासी कांग्रेस का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, आपकी राहुल जी से मुलाकात हुई, तो चार्ज लेने के बाद या बनने के बाद क्या संवाद हुआ, कुछ निर्देश मिले, क्या आदिवासी समाज के लिए किस तरीके से काम करना है, क्या चिंताएं जाहिर की, क्या निर्देश मिले? देखिए, राहुल जी ने जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, मतलब ऐसे तो मेरे बहुत इंटरव्यूज हुए हैं, पर जब आखिरी में जब मेरा अकेले में जो बात हुई उसमें राहुल जी भी थे, खड़गे जी भी थे और केसी वेणुगोपाल जी भी थे। तो इन तीनों ने बस जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी कि आपको आपका जो एकमात्र लक्ष्य है, अगर हम बोल दें कि हमारा उद्देश्य क्या है, वो ये है कि अगर किसी भी आदिवासी के साथ अन्याय हो, आप ताकत से उसके साथ खड़े रहो, फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी का है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ताकतवर और बहुत पावरफुल लगी कि मतलब अगर आपका जो शीर्ष नेतृत्व है कि ये चीज़ के लिए तैयार है कि पार्टी के परे जाकर भी अगर किसी भी आदिवासी के साथ कुछ गलत होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो उसके साथ जो खड़ा रहने की एक जो ताकत से जो बैकिंग मिली है, तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत मदद करती है, मुझे बहुत विशेष कर मदद करती है। क्योंकि अगर मान लो कि आपको कोई बड़ी जवाबदारी दे दें, फिर आपको बोले चुपचाप बस एक गूंगे गुड़िया के रूप में या गूंगे गुड्डे के रूप में आप बैठो, आप उस पद का आनंद लो, और बाकी अगर कोई आपके पार्टी में भी कोई गलत करे तो उसके खिलाफ भी आप मत लड़ो, बस आप चुपचाप बैठे रहो। तो मैं शायद उस चीज़ को सही नहीं समझता, बट इस पद के साथ मुझे जो जवाबदारी मिली है और जो फ्री हैंड मिला है, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए समाज के लिए मिला है, तो मैं मानता हूँ उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। राहुल जी का एक वीडियो भी आया था, उनके ऑफिस ने ही जारी किया था, आप भी बैठे थे और कहा कि जो अगले चुनाव होंगे उसमें आदिवासी इलाकों में टिकट देने के पहले आदिवासी कांग्रेस से भी पूछा जाएगा। तो इससे मैसेज ये गया था कि अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ट्राइबल्स को के बीच में अच्छा काम करना चाहती है और इस संगठन को जिसको आप लीड कर रहे हैं उसका महत्व बढ़ाना चाहती है। तो क्या लगता है कि वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस की जो वर्क कल्चर रही है पास्ट में, और यही लगता है कि फिर लास्ट में फिर वो पट्टावा चल जाता है और इसको टिकट। मैं तो ये बोलूँगा कि होगा नहीं होगा ये अलग बात है। असम में कर दिखाया हमने आदिवासी कांग्रेस की तरफ से 5 नाम दिए थे, उसमें से 3 लोगों के टिकट हुए हैं। तो ये तो और इसी कारण से मेरे को अभी आसाम निकलना भी है, क्योंकि वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में भी आसाम में जवाबदारी दी गई है, और अपने मध्य प्रदेश से मैं लौटा हूँ जिसको वहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो जब पार्टी हमारी बात सुनती है तो हमारी भी जवाबदारी बनती है कि पूरी ताकत से जिन लोगों के उम्मीदवारी हमने करी थी, और उसमें से अगर 5 में से 3 लोगों को पार्टी टिकट देती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो वही है कि सिर्फ राहुल जी ने बोला नहीं, ये कर दिखाया है। राहुल जी के काफ़ी करीब माने जाने लगे आप। देखिए, मैं मानता हूँ राहुल जी के करीब पहुँचना, आपने वडोदरा में भी एक बड़ा कार्यक्रम करवाया। हाँ, मैं मानता हूँ ये उनका विश्वास है, और अगर कोई भी अपने ईमानदारी से काम करेगा, और जो बोलते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए, ईमानदारी से काम करो, जो काम आपको दिया वो करो, दूसरों के कामों में अड़ंगा मत बनो, और निश्चित तौर पर जो एक आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड रहता है, आप एक डॉक्टर हो, एक सर्जन हो, एक एमएलए हो, ये भी आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि वो जो सोच बनती है वो चीज़ आप प्रभावित कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि अगर हम सही में पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपको पावर मिल जाएगी। पॉलिटिक्स की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि आप एक पॉलिसी मेकर बनते हो, और जब आप एक पॉलिसी का हिस्सा बन जाते हो तो आप करोड़ों लोगों की जीवन एक पॉलिसी बदलने से प्रभावित कर सकते हो। तो मेरा जो उद्देश्य था, और जो राहुल जी हमेशा बोलते हैं कि पॉलिसी को स्ट्रांग बनाओ, और जब आप अच्छे सुझाव देते हो, देखिए आपका लीडर भी बहुत बड़े पद पर बैठा है,
और राहुल जी के परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप उनको किसी तरह से गुमराह कर सकते हो। तो आप जब उनको ईमानदारी से कोई फीडबैक देते हो, ऑथेंटिक फीडबैक देते हो, तो निश्चित तौर पर वो देखते हैं कि आप मेहनत भी कर रहे हो, आप समय भी दे रहे हो पार्टी को, आप किसी को काटने का काम नहीं कर रहे हो, किसी को पीछे खींचने का काम नहीं कर रहे हो, आप लीडरशिप बढ़ाने का काम कर रहे हो। क्योंकि एक मेरी जवाबदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि मुझे पूरे देश में 2000 से ज़्यादा लीडर्स तैयार करने हैं। क्योंकि जब तक हमारे आदिवासियों में लीडरशिप तैयार नहीं होगी, कि देखिए फॉलोअर्स तैयार कर सकते हैं, वर्कर्स तैयार कर सकते हैं, बट लीडर्स जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और कहीं ना कहीं हम उसमें सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस कारण से राहुल जी पूरी ताकत से मदद भी कर रहे हैं, बैकिंग भी दे रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि अभी जो बड़ौदा में हमने जो बहुत बड़ा वडोदरा में प्रोग्राम करा था, पहली बार पूरे देश में किसी राज्य में जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जो ट्राइबल आइडियोलॉग्स हैं, फिलोसोफर्स हैं और जो आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करा था हमने वडोदरा में और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला है। राहुल जी ने खुद ने उनसे बात करी, उनसे इंटरेक्शन करा है, तो कहीं ना कहीं समाज में भी एक बहुत मजबूत मैसेज गया है। एक आपकी पार्टी के भी कई नेता ये मांग करते हैं कि आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड मिलना चाहिए। तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज आदिवासी के लिए है, अभी सबसे पहले आपका कास्ट सेंसस आ रहा है। हमें क्या है, सारी चीज़ों के पीछे हम भागेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे अधिकारों से सबसे ज़्यादा अभी नियर फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है, वो है कास्ट सेंसस। और कास्ट सेंसस में निश्चित तौर पर हमारा एक अलग कॉलम होना चाहिए। देखिए, सबको अलग अलग कॉलम मिला है, तो आदिवासियों को अलग कॉलम क्यों नहीं दिया जा रहा है? इससे ये मतलब नहीं हो जाता है कि हम किसी धर्म से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। आदिवासियों को अलग कॉलम देने से ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारी कितनी सहभागिता है इस देश में, और हमारे जो पैसा जो दिल्ली से आता है, जो पॉलिसीज बनती हैं, उसमें हमारी कितनी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं एक आदिवासी कॉलम होना चाहिए, जिसमें अलग अलग उसमें फिर आप मेंशन कर दो कि ये कौन है, ये गोंड है, ये कोल है, ये भील है, ये अलग अलग कौन सा धर्म अपनाते हैं, वो अलग चीज़ है। पर एक अलग कॉलम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक हमारी जो आइडेंटिटी, क्योंकि आज देश में 15 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हैं, और सबसे बड़ा ज़्यादा खूबसूरती इस चीज़ में होती है कि हम लोग अलग अलग राज्य में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, एक राज्य में वो आदिवासी होता है, दूसरे राज्य में वो एससी होता है, तीसरे राज्य में ओबीसी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन एक तरह का सामूहिक एक काउंटिंग होना चाहिए, ताकि जो हमारे अधिकार हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से देख सकें। और निश्चित तौर पर हम सबसे पहले प्रकृति पूजक थे, और मैं ये मानता हूँ कि हमें प्रकृति से दूर नहीं करना चाहिए, हमारे जो अधिकार हैं। पर जो अभी सबसे बड़ी लड़ाई जो आ रही है, वो अभी आदिवासी कॉलम की होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। वो षड्यंत्र ये होने वाला है कि डिलिमिटेशन के नाम पर ये कह रहे हैं कि हम लोग सीटें बढ़ाएंगे, कम करेंगे। पर अगर हमारा आदिवासी कॉलम नहीं होगा तो हमें जितना अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। और जिस तरह से जो पार्लियामेंट की भी और विधानसभा की सीटें बढ़ेगी, क्या वो आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आज पूरे देश में 7.5% आप आदिवासी आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या जो लोकसभा में 60% जो सीटें हैं वो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं? और जो बढ़ेंगी सीटें, देखिए निश्चित तौर पर आदिवासियों की सीटें बढ़ेंगी, पूरे देश की हम बात करें, पर क्या उसका अनुपात सही रहेगा? आप जो अनरिजर्व सीटें हैं वो आप मान लीजिए कि 50 बढ़ा दें, और आदिवासी सीटें आप सिर्फ 2 या 3 बढ़ाएं, तो क्या ये सही न्याय होगा? तो ये चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। और अभी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डिलिमिटेशन अगर होता है, तो डिलिमिटेशन के बाद जो अनुपात में सीटों का जो बढ़ना हो, वो हमारे आरक्षण के अनुपात से होना चाहिए। इसी के साथ एक बयान भी चर्चित हुआ था उमंग सिंगार जी का, नेता प्रतिपक्ष, आदिवासी हिंदू नहीं है, और उसको लेकर बीजेपी ने काफ़ी हमला भी बोला उनके ऊपर, सीएम ने भी बोला। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय है कि आप आदिवासी को धर्म से क्यों बांध रहे हो? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आदिवासी आया 50,000 साल मूल निवासी है ना, मूल निवासी है। और सारे धर्मों की उपज ही आदिवासी से हुई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये कहीं ना कहीं पहले आदिवासी ही थे।
और इनके जो आदिवासी की प्रकृति पूजा का जो धर्म था, उससे जो अच्छे अच्छे अंश है हिंदू धर्म ने भी अपनाए, मुस्लिम ने भी अपनाए, सिख ने भी अपनाए, अलग अलग सब धर्मों ने अपनाए। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि पहले आप आदिवासी को आदिवासी तो मानो। आप उनको धर्म के नाम पर बांट देंगे, धर्म के नाम पर बांटने के बाद आप उनको अलग अलग आपस में लड़ाना शुरू कर देंगे, और जो मूल लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, मूल निवासी की लड़ाई, उस पर कौन चर्चा करेगा? आज इसी लड़ाई के कारण हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा। आज भी आपके लोगों को पलायन करके बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में उनका कितना शोषण होता है मेरे से ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप अब दूसरे राज्यों में भी बहुत दमदार तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं। तो जब तक हमारी जो मूलभूत चीजें हैं उनका निराकरण नहीं होगा, हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हमारे समाज के लिए लड़ेगा कौन? ये है कि हम लोग धर्म के नाम पर आप हमको लड़ाते रहो, हम लोग लड़ते रहे। जिसको जो पालन करना है उसके लिए स्वतंत्र है ना। इसमें कोई भी धर्म नीचे नहीं है, कोई भी धर्म ऊपर नहीं है, सब बराबरी पर है। और आदिवासी की खूबसूरती यही है कि सबको वो बराबर तरीके से देखता है। भारत आदिवासी पार्टी एक पार्टी बनी है और उसका दावा है कि हम आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिणी राजस्थान में उन्होंने अपनी प्रभावी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। अब वो मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं अगले इलेक्शन में। भील प्रदेश भी उनका एक सबसे बड़ा एजेंडा है। तो आपको लगता है कि वाकई में वो रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइबल्स को और भील प्रदेश बनना चाहिए? देखिए, यहाँ भी एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बीजेपी का एजेंडा क्या है? आदिवासियों को बांटना है, ठीक है। अगर हम आदिवासी एकजुट नहीं हुए, मैं फिर बोल रहा हूं, हम बोलते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारा अस्तित्व ही बचेगा नहीं। बीजेपी चाहती ये है कि हम भील, भिलाला, गौंड, कोरकू, पटलिया, कोल अलग अलग जातियों में बंट जाएं, ताकि जो हमारी सामूहिक एकता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक सीधा सा मेरा सवाल है, सबको मिलना चाहिए, उनका जमीन मिलना चाहिए, उनका जंगल मिलना चाहिए, उनका जल मिलना चाहिए। पूरे देश में 780 उप जनजातियां हैं आदिवासियों की। आप समझ लो 780 उप जनजातियां हैं, और अगर हर व्यक्ति, हर आदिवासी अपने अपने हिस्से को अलग कर अलग हो जाएगा तो आरक्षण कितना मिलेगा हर जाति को? 0.01%। आप समझ रहे हैं, 7.5% आपके पूरे देश में आपकी रिजर्वेशन है, आरक्षण है। और अगर आप छोटी छोटी 780 हर जाति अपनी अपनी लड़ाई लड़ने लगे और आदिवासियों की लड़ाई लड़ना छोड़ दें, तो हमारे हिस्सेदारी कितनी बचेगी? हर जाति की 0.01% हिस्सेदारी बचेगी। मोटा मोटा मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं। जो ज्यादा अनुपात में रहेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम अनुपात में रहेगा जो कम मिलेगा। हो सकता है 0.0 कुछ उप जनजातियों को 0.001% मिले। पर इससे क्या हम आदिवासी मुद्दों पर लड़ाई लड़ पाएंगे? और बीजेपी के लिए बहुत आसान है। जैसे पहले अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, उस तरह का वापस से फूट डालने का प्रयास है। मैं तो ये पहले बोलता हूं, आप अपनी लड़ाई लड़ो, बहुत अच्छी बात है। आप आदिवासियों के मुद्दे पर जब लड़ रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। पर जब भी आप आदिवासियों को कोई भी अगर विभाजित करने की बात आएगी तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं। नहीं तो बाप पार्टी का जो सवाल था, बाप पार्टी भिलिस्तान की बात करती है। मेरा ये उनसे सबसे बड़ा किसी से भी सवाल है, चाहे वो भिलिस्तान की बात हो, चाहे वो गोंडवाना लैंड की बात हो। हम झारखंड में जाएंगे तो अलग झारखंड की बात हुई थी, फिर झारखंड अलग हो गया। पर सवाल ये उठता है कि आज जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी है, आपके और मेरे से भी बड़ी है, पार्टी से भी बड़ी है। आज की जो लड़ाई है आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई है। और आज अगर हम लोग मिलकर एकजुट होकर नहीं लड़े तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, आज क्यों देश वाले बोलते हैं कि आज कॉर्पोरेटों का राज है, कोई पार्टी का राज नहीं है, कॉर्पोरेट का राज है पूरे देश पर। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसका नुकसान आदिवासियों को हुआ है, उनकी जमीनें गई है। बड़े बड़े अडानी के प्रोजेक्ट किसके जमीन पर आ रहे हैं? आदिवासियों के। मैं अभी अंडमान निकोबार होकर आया, है ना, वहां पर आप देखिए निकोबारीज है, वहां पर शोम्पेन है, वहां पर अलग अलग ट्राइब्स हैं। और उन ट्राइब्स में आप क्या मध्य प्रदेश का भील अंडमान निकोबार के जो शोम्पेन है, निकोबारी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता? करता है। जहां भी जंगल कटेंगे, जहां भी जमीन जाएगी, आदिवासी अपने आप को जुड़ा समझता है, क्योंकि वो पीड़ा उसने झेली है। और यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज अंडमान निकोबार में 1 करोड़ पेड़ काट रहे हैं। आप सोच सकते थे कि 1 करोड़ पेड़ कहीं कट सकते हैं? अंडमान निकोबार में 1 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं।
और उन पेड़ों को कहाँ लगाया जा रहा है? हरियाणा में लगाया जा रहा है। तो अब हरियाणा में पेड़ लगाने से अंडमान और निकोबार में बारिश कैसे बढ़ जाएगी? तो हकीकत यह है कि ये पूरा जो एजेंडा है, ये कोशिश करी जाती है कि हम लोग किसी ना किसी तरह से अलग हो जाएं। पर मैं सबसे अपील करता हूं, जितनी भी छोटी छोटे दल हैं, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, कि आज आपके और हमारे से बड़ा एक सवाल है। वो सवाल है कि हम आदिवासी मिलकर एकजुट होकर आदिवासियत के लिए कैसे लड़ें। मैं मानता हूं सबसे बड़ा धर्म आज के समय हमारे लिए आदिवासियत होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा लोकल आते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश झाबुआ पे। आप 2013 में राजनीति में आए और उसके पहले आप शायद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंदौर और फिर एमपी के अध्यक्ष थे। वहाँ से जो आपने सीखा, क्या आपको राजनीति में उसका फ़ायदा मिला? और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कांतिलाल जी भूरिया की, उससे कितना फ़ायदा मिला? देखिए, कहीं ना कहीं आप जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हो, एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है, क्योंकि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप आते हो तो आप लोगों को एक अलग ही दुनिया लोगों के लिए मिलती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से थोड़ी अलग हटकर होती है। मैं बोल सकता हूं कि किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ की वो राजनीति नहीं होती स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। आपने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी है। सब लोग जब जब अपने स्कूल के लिए लड़ते थे या अपने कॉलेज के लिए, अपने मुद्दों के लिए लड़ते थे, तो बहुत निस्वार्थ भाव से लड़ते थे। तो जब मुझे पहली बार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष इंदौर का बनाया था, तो तब मैं सेकेंड ईयर में था, मैं सर्जरी कर रहा था, मास्टर्स कर रहा, एमएस कर रहा था, एमवाई हॉस्पिटल से कर रहा था। तो तब मुझे समझ में आया कि ये मैं कभी आपको सही से बताऊं, मैं कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था। पॉलिटिक्स में, क्योंकि चाहे मेरे पिताजी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, चाहे मेरी मदर हो, उन लोगों ने हमेशा ये कोशिश करी कि आप पढ़ लिख कर पहले अपने पैरों पर खड़े हो, और इसलिए मुझे पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा गया। हम जब 4th क्लास में थे तब से हॉस्टल में रहते थे। मतलब जो ये बोलते हैं ना कि जो आपके पावर का जो दौर है वो हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम हॉस्टल में थे। तो हमने वो जो चकाचौंध होती है पावर की, आपके पिताजी अगर मंत्री हैं, आपके पिताजी बड़े पद पर हैं, तो अगर बाहर रहो तो आपको लोग 10-10 तरीके की चीज़ें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते, पर वो वाली चीज़ हमने कभी देखी नहीं है। और मैं और मेरे भाई ने भी, वो भी पुलिस में है, एडिशनल एसपी है। तो हम दोनों को सबसे पहले हम लोग हॉस्टल में ही रहे। मैं 4th क्लास से हॉस्टल में रहा, वो 6th क्लास से हॉस्टल में रहा, फिर 12th तक हम हॉस्टल में रहे। तो हमने जो चीज़ देखी कि अपने दम पर क्या कर सकते हो, ये चीज़ हमने सीखी। और ये जब आप सीख जाओ कि अपने दम पर क्या कर सकते हो, दूसरों के दम पर नहीं, अपने दम पर, तो निश्चित तौर पर लाइफ में आपको इसका बहुत एडवांटेज मिलता है। तो पहले हॉस्टल में हमको ये एडवांटेज मिला। पॉलिटिक्स में हम कभी थे नहीं। एमबीबीएस में पूरी, क्योंकि आपको पढ़ाई इतनी रहती है कि आपके पास टाइम नहीं होता पॉलिटिक्स का। सही मैं बताऊं, जब पीएमटी की एग्ज़ाम मैंने दी थी, तो मुझे याद है कि एक बहुत अच्छा किस्सा है ये, कि पीएमटी की जब मैंने एग्ज़ाम दी थी, डेली कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, तो मेरी फर्स्ट वेटिंग लगी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में था, मैं सेकंड अटेम्प्ट नहीं। एक ऊपर वाले की दया है कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे वो प्री पीजी में हो चाहे पीएमटी में हो। तो मेरा फर्स्ट वेटिंग आया था, पर फर्स्ट वेटिंग में जब आया तो मेरे को लगा कि बहुत कंपटीशन है। मतलब आपको फर्स्ट वेटिंग भी निकलना, पूरे स्टेट में आपकी फर्स्ट वेटिंग लगी थी। तो फिर मैंने ये सोचा था कि यार मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, और इतनी मेहनत करेंगे कि अगली बार वेटिंग में मैं नहीं आऊँ। तो जब एमबीबीएस के हमने पूरे साल कंप्लीट करे, आपके 3 प्रोफेशनल ईयर्स आपके कंप्लीट करे, तो हमने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी। तो प्री पीजी का जब एग्ज़ाम हुआ, आज के समय में उसको पीजी नीट कहा जाता है, हमारे इसमें प्री पीजी कहा जाता था। तो उसमें फिर मेरी रिजर्व कैटेगरी में पूरे मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक आई थी। और जब सेकंड रैंक आई तब मुझे लगा कि नहीं, हाँ, अब कुछ मेहनत कर कर हमने हासिल करा, अपने दम पर हासिल करा है। और मज़ेदार बात है कि बीजेपी के बहुत लोग हमारे पीछे पड़े थे, मेरे और मेरे भाई के दोनों के, कि कैसे भी तरह उस टाइम व्यापम कांड बहुत फेमस हुआ था, कि व्यापम में बहुत लोगों के फर्जी एडमिशन, फर्जी डॉक्टर तैयार करे गए थे, बहुत सारे लोगों का नाम आए। वो अलग बात है कि बीजेपी ने सबको क्लीन चिट दे दी। तो उस समय आपकी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी आपकी, क्योंकि टीम वर्क, मैं तो मानता हूँ व्यक्ति का नहीं रहता, ये टीम वर्क का काम रहता है। तो हमारी जो टीम थी वो बहुत मजबूत थी, और उस टीम के दम पर जब मैं बन गया, तब पापा को मैंने बताया कि मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष बना। तो शुरुआत जो करी वो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो अपब्रिंगिंग थी, जो घर से हमको जो संस्कार मिले हैं कि जो करो अपने दम पर करो, वो आपको ज़िंदगी में बहुत उस चीज़ का हमको फ़ायदा मिला है।
2018 में आपने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा झाबुआ, और उसमें आप शायद 10-12 हज़ार वोट से आप हारे थे। वो अनुभव से आपने क्या सीखा या क्या महसूस किया था उस दौर में? देखिए, वैसे तो हमारे परिवार का इतिहास रहा है कि पहला चुनाव हारते ही हैं। पापा भी पहला चुनाव जब थाना से लड़े थे तब हारे थे। कलावती बहन भी जब पहला चुनाव लड़ी थी हारी थी, और मैं भी जब लड़ा तो मैं भी पहला चुनाव हारा। बट हाँ, जब मैं मानता हूँ कि हार से शुरुआत करते हो तो आप बहुत ज़मीन पर रहते हो। अगर क्या होता है कि जीतने के बाद आदमी फिर ये नहीं देखता कि आप में क्या कमज़ोरियाँ थी या क्या कमियाँ थी, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करता। बट जब हारते हो तो आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से उसको एनालाइज करते हो, कहाँ कमी रही, मेरी क्या क्या कमियाँ रही हैं, कहाँ हम अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कमियों को दूर, जब मेरे को 5 साल मिले तो उसमें दूर करने का भी काम करा। प्लस आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जब आप एक, क्या होता है ना, लोग बोलते हैं ना कि जब तक जेल नहीं जाओ तब तक रहता है कि यार जेल चले जाएंगे, जेल चलेंगे। जो जिस दिन जो जेल चला गया उसके बाद उसका डर हट जाता है। तो वैसे ही ये हार का भी डर वैसा ही है कि आप, अगर आपको रहता है मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं जिंदगी में फिर क्या करूंगा। एक बार आप फेल हो जाओ और आपने जब हारने के बाद वापस खड़े होना सीख लिया तो फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। और वही चीज़ मेरे को, वो जो पहली हार थी उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और हम्बल रहना सिखाया, अपनी ज़मीन को पकड़ कर रखना सिखाया। आप भले ही दिल्ली में हो पर आप हमेशा, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़मीन पर रहूँ, अपने लोगों के बीच में रहूँ और उनकी जो समस्या हैं उनके साथ में, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँ। तो वो एक हार तो आपको ज़िंदगी में सिखाती है। और जो जो लोग हार कर फिर जीतते हैं ना, फिर उनकी जो कोई उनको रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो हारे थे उसके बाद भी खड़े हो सके। और यही है कि जब मैं हारा था तभी मैंने यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मैं मानता हूं कि देखिए, एक एक किस्मत होती है, एक डेस्टिनी रहती है, और डेस्टिनी में था कि मैं कुछ बड़ा करूं या बड़े रास्ते पर जाऊं, तो शायद आज उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं। और वही कारण है कि यूथ कांग्रेस का, क्योंकि मैं अगर एमएलए बन गया होता, मैं यूथ कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ सकता था, ये मैं आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव में हारा, और तब जाकर मैं यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा। और उस चुनाव को पहला ट्राइबल में कोई जीत कर आया, क्योंकि उसमें तो कोई रिजर्वेशन रहता नहीं है, आप सबसे लड़ते हो, अलग अलग लोग, बड़े बड़े दिग्गजों से लड़ते हो। तो वो लड़कर जीत कर आने के बाद, और मैं जो जीता था वो ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि मेरे 41,000 वोट आए थे, क्योंकि इसमें वोटिंग सिस्टम पूरा होता है, बूथ बूथ से वोटिंग होता है। और जो दूसरे नंबर पर आया था उसके सिर्फ 20,000 वोट आए थे। तो मेरे जितने आए थे उतने बाकी सबके मिलाकर भी वोट नहीं हो पाए थे। तो उससे एक कॉन्फिडेंस मिला। फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो जीता, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो बड़ी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में झाबुआ विधायक, वक्त को मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। मैं बताऊं, मैं मतलब इतना ज़्यादा काम मतलब करते हैं। मैं रात को, आज की मैं बात करूं, आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ। 3 बजे उठकर 4 बजे निकल गए, फील्ड में निकल गए 4 बजे, क्योंकि आज मान के कार्यक्रम थे, 2-3 जगह मन्नत के कार्यक्रम थे, डालू के प्रोग्राम थे। तो जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 16 घंटे काम करूँ, 17 घंटे काम करूँ। जब मैं दिल्ली या फिर बाकी दूसरे राज्य में, लोगों को लगता है मैं दिल्ली में टाइम बिताता हूँ, पर मैं दिल्ली में बिल्कुल टाइम नहीं बिताता। मैं मैक्सिमम, मेरा जो टाइम अगर अपने प्रदेश के बाहर होता है, अभी भोपाल में ज़्यादा समय देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभी 2 ही प्राथमिकता है, एक तो पूरे देश को देखना और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना। लेकिन भोपाल में, मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं, उनके अपने इश्यूज हैं। नहीं, तो मैं भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, भोपाल सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी प्रदेश में तो जहाँ कोई इशू रहता है हम लोग उसको पूरी तरह से फॉलो अप करते हैं। मैं भोपाल की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जाना मेरा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि पहले भोपाल बहुत जाना होता था, रहना समय देना होता था। बट फिर जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी मिली तब मेरा भोपाल जाना बहुत कम हो गया है। तो अब जैसे हमारे कार्यक्रम होता है, अभी जैसे मंडला डिंडोरी के प्रोग्राम में अभी निपटा कर आया हूँ, अभी कर आए हैं। अभी कुछ और अलग अलग जगह हमारे बड़े कल्चरल इवेंट्स चालू हो रहे हैं, क्योंकि आदिवासी कांग्रेस में हमने एक और ट्रेनिंग विंग भी चालू करा है, जिसमें हम ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण देना, कांग्रेस की आइडियोलॉजी बताना, 3 दिन का शिविर रहता है, 5 दिन का शिविर रहता है। तो
उसमें भी मेरे को पूरे देश में भी घूमना पड़ता है, और मध्य प्रदेश में भी, जो अभी हमने मोहनखेड़ा में भी करा था, धार में भी करा था, 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर करा था। तो इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों में आपको 3-3 दिन 4-4 दिन जाकर रुकना भी पड़ता है, तो वो भी समय आपको देना पड़ता है प्रदेश में भी और बाकी जगह, तो वो उसमें भी पूरा समय देने की कोशिश करते हैं। एक सवाल ये बनता है कि राहुल जी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाते हैं कि कितने एसटी एससी ओबीसी हैं, सचिवालय में कितने हैं, मंत्रालय में कितने हैं, यहाँ क्यों नहीं है, और कास्ट सेंसस को लेके भी काफ़ी मुखर रहे वो। एमपी में 22% आदिवासी, हर 5वां वोटर आदिवासी, लेकिन कांग्रेस ने या बीजेपी ने कभी कोई ट्राइबल फेस नहीं दिया सीएम का। आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, देना चाहिए ट्राइबल फेस? कि ट्राइबल्स की राजनीति अभी पीक पर जाने वाली है, मैं आपको बता दूं, यहाँ भी नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश का 7.5% का औसत है, यहाँ 22%। 22% है, और छत्तीसगढ़ में आपका पहले 33% था, अब वो 40 के आसपास होने वाला है, क्योंकि 12 नई जनजातियां उसमें ऐड करी गई थी, मतलब छत्तीसगढ़ में 40% क्योंकि बीजेपी ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सीएम दिया है ट्राइबल का। बट यही फर्क आता है कि वो सिर्फ नाम के लिए सीएम बनाते हैं। आज के समय आप उड़ीसा में आप चले जाओ, मैं तो जाता हूँ, सबसे ज़्यादा गाली किसको पड़ती है? वहाँ के सीएम को पड़ती है। आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, सबसे ज़्यादा गाली किसको पड़ती है? वहाँ के सीएम को पड़ती है, क्योंकि वो डमी बिठा देते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं देते। जो अपन ने ये पॉडकास्ट शुरू करा था, मैंने सबसे पहली चीज़ आपसे कही थी कि जब मुझे राहुल जी ने कहा था कि आप चाहे कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ ताकत से खड़े रहो, और वो अन्याय के खिलाफ ताकत से खड़े रहो, और उनको जो मदद कर सकते हो आप करो। ऐसा बीजेपी नहीं करती। बीजेपी सिर्फ एक डमी बिठा देती है। आप शुरू से शुरू करें, चाहे हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, जब वो द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रेसिडेंट बनी थी, तब हर आदिवासी समाज वाले को खुशी हुई थी, है ना, चाहे वो पक्ष के पार्टी का हो या विपक्ष की पार्टी का हो, उसको खुशी हुई थी कि यार पहली बार किसी आदिवासी को मौका मिला। पर क्या करा बीजेपी ने? बीजेपी ने आने वाले लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि आदिवासी समाज को क्या लगा कि यार द्रौपदी मुर्मू अब हमारे अधिकारों की रक्षा होगी। सबसे ज़्यादा जंगल कटना उनके टेन्योर में शुरू हुआ। आप पूरे छत्तीसगढ़ के जंगल की बात कर दें, आप अंडमान निकोबार के जंगल की बात कर रहे हैं, आप सिंगरौली के जंगल की बात कर दें, जहां आप देखो, किसको इसकी रक्षा करनी थी? इसको रक्षा करनी थी, राष्ट्रपति को रक्षा करनी थी, वहां के नेताओं को रक्षा करनी थी। छत्तीसगढ़ में नक्सली इनकाउंटर हो रहे हैं, नक्सलवाद के कोई पक्ष में नहीं है, पर नक्सलियों के नाम पर जो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उस चीज के विरोध में निश्चित तौर पर हम लोग हैं कि ये जो नरसंहार वहां हो रहा है, और आदिवासी सीएम रहते हुए हो रहा है। वहाँ विष्णुदेव साय जी हैं, मैं तो जब भी छत्तीसगढ़ जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि वो साय नहीं है, वो सबसे असहाय मुख्यमंत्री हैं। और ये दिखता भी है कि उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कॉरपोरेट उनसे साइन करवाने का काम करते हैं, और नाम उनका खराब करते हैं, एक आदिवासी का खराब करते हैं, और पूरे जितने ठेके हैं, पूरा छत्तीसगढ़ खत्म कर दिया इन लोगों ने। और ये किसने करा? बस एक आदिवासी को बिठा दिया, बदनाम उसको कर रहे हैं। बाकी जो पूरे धंधे चल रहे हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के चल रहे हैं, और यही चीज आपको उड़ीसा में देखने मिलती है। तो मैं ये चाहता हूं, जब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए तो उसको इतनी ताकत मिलना चाहिए। सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री मत बनाओ। अगर आप नाम का मुख्यमंत्री बना देते हो तो कहीं ना कहीं आप आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हो, क्योंकि फिर कोई भी आदिवासी आपको सपोर्ट क्यों करेगा? जहां आपका हक बनने वाला था, उस हक को खत्म करने का काम भाजपा ने करा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो डॉक्टर विक्रांत भूरिया कभी बनेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं राजनीति में इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कि मुझे एमएलए बनना है, कि मुझे सांसद बनना है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं राजनीति में सीएम बनने के उद्देश्य से, या फिर एमएलए बनने के उद्देश्य से, या सांसद बनने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। और जो जैसा कि आपने कहा था कि आपको बीइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपके पिताजी पॉलिटिक्स में बहुत बड़े आदिवासियों में बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो आपको ये पता है कि राजनीति की लिमिट क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि पावर से या पद से आपके पास पावर नहीं आती है। आपकी जो असली पावर आती है लोगों से आती है।
और जब तक आप लोगों के दिल में बसते हैं, उनके लिए काम करते रहें, उनके बीच में रहें, तब तक वो आप भली पद पर रहें नहीं रहें, आपके पास ताकत रहेगी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी है कि जब मेरे को आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो मुझे एक मौका दिया गया अपने समाज के लिए कुछ करने का। और देखिए, आप एक बार एमएलए बनेंगे, 2 बार एमएलए बनेंगे, 3 बार बनेंगे, 4 बने, आज तो मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। मैंने तो देखा है कि लोग 7-7, 8-8 बार के एमएलए बन जाते हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि मैं लगातार पद पर बना रहूं और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करूं। जितने समय के लिए रहूं, पूरी ताकत से रहूं और जितनी अपने समाज के लिए काम कर सकूं, वो करने का काम करूं। कलावती भूरिया जी को कितना मिस करते हैं? पारिवारिक रूप से नहीं पूछ रहा हूँ, परिवार में तो कमी है ही उनकी, राजनीतिक रूप से वो एक स्ट्रेंथ थी आपके परिवार की, कांग्रेस की। उनकी कमी कितनी महसूस होती है? बहुत महसूस होती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो बड़ी बहन तो थी, पर पॉलिटिकल जो एक मार्गदर्शक के रूप आप बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे करना है, कैसे गांव में जाना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि एक एज भी एक फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर जैसे मेरे पिताजी कुछ कहेंगे ये करो, तो मैं 2 बार सोचूंगा कि ये, क्योंकि आजकल के जनरेशन का ये वो है कि अगर माता पिता बोल रहे हैं तो 2 बार सोचते हैं। बट हाँ, आपकी उम्र के और आपके जस्ट बड़े लोग बोलते हैं तो आप एक बार सुनते हो, एक दोस्त के नाते सुनते हो। तो कहीं ना कहीं उनके जो एक पॉलिटिकल मार्गदर्शन था और प्रोटेक्शन भी था, क्योंकि वो उनको ऐसे ही शेरनी नहीं कहा जाता था। वो सही में उन्होंने जो काम करा है, समाज के लिए काम करा है, स्पार्किंग थी, स्पार्क थी वो। और उनको झांसी की रानी सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे प्रदेश में कहा जाता था। ये उनकी एक ताकत थी और एक व्यक्तित्व था। और उनसे एक चीज़ सीखने मिली है कि जिस तरह से संघर्ष करना अपने माता पिता से मैंने सीखा है कि किस तरह से, क्योंकि जब पिताजी ने भी राजनीति में आए थे, तब ऐसे क्षेत्र से जीत कर आए थे जहाँ से आज़ादी से लेकर अभी तक कभी कोई नहीं जीता था। उनने भी संघर्ष करना, उनने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत करी, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखकर एक लंबी पारी अभी तक खेली है। तो वैसा एक संघर्ष करना मैंने उनसे सीखा है। और पॉलिटिकली आउटस्पोकन होना, एक बोल्डनेस आप बोल सकते हो कि जुझारूपन और एक बोल्डनेस, ये मैंने कलावती दीदी से सीखा है। कांतिलाल जी भूरिया की एक बार हम बात कर लेते हैं कि कई लोग, विपक्षी लोग कहते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं, आपकी संवाद होता है, बातचीत होती है, ये निर्णय उन पे छोड़ा है आपने, या उन्होंने कभी कहा कि अब आप संभालिए सब कुछ? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ राजनीति एक ऐसी फील्ड है जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप पद पर ही रहो, है ना। आप समाज के लिए, राजनीति का मेन उद्देश्य क्या है? आप समाज के लिए काम करो। अगर कोई जीवन भर समाज के लिए काम कर रहा है तो वो राजनीति में सक्रिय है। आजकल हम जब बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स का भी इतना बड़ा योगदान रहता है। और अभी तो ये चुनाव लोकसभा का वो लड़े ही थे, और एक एज अ मेंटरशिप तो उनकी रहती है, पर वो आज भी 75 की उम्र में भी वो इतने एक्टिव है कि जो मैं बाकी लोगों को नहीं समझ सकता कि वो इतने एक्टिव होते हैं। सही बात। सुबह निकल जाना, लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याएं जानना, उनके सुख दुख में खड़े रहना, उनके कार्यक्रमों में शामिल रहना। जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो एक बहुत बड़ी ताकत वो भी रहते हैं कि वो, क्योंकि जहाँ एक अपेक्षा रहती है कि परिवार का एक व्यक्ति तो आए, तो वो एक उस चीज़ को, कमी को जो वो दूर करते हैं, और जो उनका एक प्रभाव है, मैं मानता हूँ कि जिस तरह का उनका आज भी प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति प्रभाव है, वो किसी और का मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि आज भी, अब वो मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आज भी मैं एक उदाहरण दूंगा। 18 तारीख को एक हमारा बड़ा कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में, जिसमें राहुल जी भी आए थे, जिसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, नेशनल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, जिसमें पूरे देश के जो मुख्य आपके लीडर्स हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं, चाहे एक्स चीफ मिनिस्टर्स हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, सब लोग उसमें एडवाइजरी काउंसिल में थे। तो जब इसकी मीटिंग हुई, तो जितने भी लोगों से मेरी चर्चा हुई, तो क्योंकि अब मैं बहुत जूनियर, मतलब यंग लेवल का व्यक्ति को बना दिया, तो वो सब हमेशा बोलते हैं, पापा के साथ हमने काम करा है, पापा के साथ हमने काम करा है। तो एक अच्छा लगता है कि आपको एक राजनीति में एक परिवार का भी माहौल मिलता है कि उन लोगों ने पापा के साथ काम करा है, तो एक भरोसा भी आता है।
एक परिवार का भरोसा भी आता है, और एक जिस तरह का उनका हमेशा राजनीति रहेगी, बिना छल कपट की राजनीति रही है, किसी का कभी बुरा नहीं करा, कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करा, जो व्यक्ति उन दरवाजे पर आया उसको खाली हाथ नहीं भेजा, ये उनकी हमेशा खासियत रही है। मतलब इलेक्शन पॉलिटिक्स करेंगे, बने हुए हैं, ये उनका निर्णय है। मैं किसी का, देखिए राजनीति में कभी कोई किसी और का निर्णय नहीं लेता है। ठीक है। एक सवाल आता है कि प्रदेश कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं, जीतू पटवारी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप समझिए कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस उनको मिली है ना, और पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है। जब इस तरह का जो माहौल रहता है और पूरे देश में एक लगातार आप इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे हैं, और वो अलग बात है कि इलेक्शंस पूरे उसमें मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसमें वोट चोरी हो, इसके बाद भी पैसे के दम पर बीजेपी जीत रही है। तो जब इस तरह का एक मायूसी का माहौल रहता है, इसमें संगठन को वापस ऊर्जा भरना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो एक दो दिन में नहीं आता, आपको लगातार लगा रहना पड़ेगा। तो जब से जीतू पटवारी बने हैं, वो लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और पार्टी को एकजुट करने की और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। कई इलेक्शंस लगातार कांग्रेस आ रही है, देखिए हरियाणा का हारे, अब लोकसभा तो देख ही रहे हैं, 3 लोकसभा हो गई, और रिसेंटली बिहार का इलेक्शन आप लोग आ रहे हैं। क्यों लगातार पार्टी मुकाबले में तो आती दिखती है, लेकिन फिर परिणाम में आप लोग हार जाते हैं? मैंने बताया ना, ये बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी 90 से ज़्यादा बार रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आप देखो, इतना रिजेक्ट कर दिया फिर भी हार नहीं मानी। इन्होंने जितना फर्जीवाड़ा कर कर, वोट चोरी कर कर, वोट चोरी तो सबके सामने ही आ गई, तथ्यों के साथ सबके सामने आई है। इसमें किसी से नहीं छुपा है कि किस तरह की गड़बड़ी कर कर बीजेपी लगातार जीत रही है, किस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, किस तरह से पूरा एरिया का डेमोग्राफिक चेंज करा जा रहा है, और किस तरह से वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। जस्ट चुनाव के जस्ट पहले ये बड़ी बड़ी योजनाओं का कर देते हैं कि इतना पैसा हम आपको देंगे, इतना पैसा उनके खाते में चला जाता है। तो ये, और चुनाव आयोग तो पूरा बिका हुआ है, मैं आपके ओपनली प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग पूरी तरह से बिका हुआ है। इलेक्शन उनके हिसाब से होते हैं, उनके सुविधाजनक तरीके से होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई याचिकाओं में खारिज कर दिया कि, देखिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट किसी याचिका को खारिज कर दे तो क्या उसकी सुनवाई हुई? क्या न्याय सुनने के बाद ही खारिज नहीं? आप ये चीज समझिए, अगर उस पर सुनवाई हो सकती है तो उसमें क्या आपत्ति थी? चर्चा होना चाहिए, बात होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जब तथ्य, अगर आप किसी को तथ्य पेश करने का, याचिका में आप सारे तथ्य पेश कैसे करोगे जब तक किसी चीज की हियरिंग नहीं होगी? तो इसका मतलब तो ये, आप देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें शुरू में खारिज करा, फिर वापस उसको एक्सेप्ट करा, और हमें पूरा विश्वास है सही माहौल आप बनने दो, बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। और हम देखिए, हम हारने से नहीं डरते। कांग्रेस की आज सबसे बड़ी ताकत है कि हम हारने से नहीं डरते, क्योंकि हम लोग पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस की जो इस देश के लिए प्रति विचारधारा है, और कांग्रेस हमेशा देश के साथ खड़ी रही है, और देश का जो डीएनए है वो कांग्रेस और देश का डीएनए एक है। और जो देश को आज़ादी दिलाने में इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो हम आगे भी लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। हमको हार जीत के, देखिए कोई भी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, ये तो सीधी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो चुनाव हार जाए तो वो घर बैठ जाता है, और हम घर नहीं बैठे। एक ताकतवर विपक्ष के रूप में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस बार तो हमारी सरकार बन ही गई थी। आप 10 सीटें इधर उधर कर देते, हमारी सरकार बन गई थी। तो आप समझिए कि जब अयोध्या की जनता ने बीजेपी को नकार दिया, तो क्या पूरे देश को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आज अगर हम विश्व की पॉलिटिक्स की बात करें तो हमारे देश का सर झुकाने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने करा है, ये सबके सामने। और हर साल आप लाइन में लगाने का जनता को काम कर रही है, चाहे पहले नोटबंदी हो, उसके बाद आपके कोरोना के समय हो, चाहे अभी हो, चाहे कृषि के काले कानून की हम बात कर लें, चाहे अग्निवीर योजना की बात कर लें। तो लगातार हर जगह बीजेपी गलत निर्णय लेते गई है, और उसको पूरा जो भुगतना पड़ा है वो हमारे देश को भुगतना पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भुरिया। विस्तार से इस पॉडकास्ट में हमने उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की। इस पॉडकास्ट पे आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके जाइएगा।